रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। दोस्तों, शिक्षक हमारे जीवन में बहुत अहम रोल निभाते हैं। उनकी कही हुई हर वो बात हमारी पूरी जीवन में याद रहता है और कहीं पर भी कोई भी बात ऐसी आती है तो हमें बचपन की वो बातें याद आती है कि हाँ, हमारे टीचर ने ये बात ऐसे सिखाई थी। कई बार टीचर से हम इतनी प्रभावित हो जाते हैं कि हम जिंदगी भर उनको भूल भी नहीं पाते हैं। वो कैसे बैठते हैं, उठते हैं, कैसे काम करते हैं, इन चीजों को हम कई बार नकल भी करते हैं। जब भी चिल्ड्रंस डे या टीचर्स डे आता है तो फिर बच्चे टीचर्स बन जाते हैं और एक एक टीचर की नकल करने की शुरू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मन की आंखों से मैं टीचर की बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आज का जो हमारा मेहमान है, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं। आपका नाम है अनिल कपूर जी। दोस्तों, जब टीचर हमारे लिए इतने अहम हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे टीचर कुछ अनोखा हो जाता है तो वो कैसे अपने जीवन को मैनेज करते हैं और प्रेरणा कैसे बन जाते हैं बच्चों के लिए, आज की इस मन की आंखों से के कार्यक्रम में हम अपनी मेहमान के साथ जानेंगे। अनिल कपूर जी, आपको रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं भी रेडियो मधुबन की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हमारे जो दृष्टिबाधित भाई बहन हैं वो समय समय पर इसमें आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते भी हैं, अपनी बात रखते हैं। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बाकी मैं उन सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को बड़े मन से सुनते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, आपको भी। हम शुरू करना चाहते हैं आपकी टीचिंग प्रोफेशन के बारे में। ये जो टीचर बनने का जो है, आपका बचपन का सपना था या फिर कैसे आप टीचर बने हैं? आप टीचर क्यों बनना चाह रहे थे? दीदी, ये सपना तो बचपन से ही था टीचर का, क्योंकि जैसे स्कूल में एडमिशन हुआ तो सबसे पहले टीचर्स को देखा, टीचर्स मिले सबसे पहले तो, और मतलब ये बहुत अच्छा प्रोफेशन मुझे लगा। ऐसा लगता है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और एक मुझे शौक था कि स्कूल में रहते ही हुए ही अपने जूनियर्स बच्चों को पढ़ाना, जो कि हमेशा जो है स्कूल्स में वैसे भी स्टूडेंट जो है अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था और मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी अध्यापक हूँ। तो मेरी लगन थी इस ओर, और फिर मैंने इसी तरह काम किया और टारगेट सेट करके रखा और देर सफेर मुझे सफलता इस फील्ड में मिल ही गई। मैं अध्यापक बन गया और इस प्रोफेशन मैं बहुत खुश हूँ। जी, ये बात तो है कि हम जब बचपन में स्कूल जाते हैं, हमारी माँ की गोदी के बाद हम शिक्षक की गोद में जाते हैं, विद्यालय की गोद में जाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षक वो बन जाते हैं माँ बाप के बाद। तो जब आप बड़े होते गए, आपने और भी बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को देखे होंगे, आपके पिताजी भी किसी और प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि नहीं, मुझे बदलना चाहिए, अब मुझे टीचर नहीं, ये कुछ और बनना चाहिए? नहीं, ये मेरी रुचि थी इस फील्ड में। तो अब वो कहते हैं ना कि अगर रुचि ही जो है, अगर आपका वो प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे और किसी फील्ड ने इतना प्रभावित नहीं की। हालांकि मैं जॉब्स के लिए जब अप्लाई कर रहा था अपनी स्कूल एजुकेशन के बाद या अपनी हायर एजुकेशन के बाद, तो कई बार मैंने अप्लाई किया जैसे बैंकिंग सेक्टर में और कुछ क्लरिकल जॉब्स के लिए, लेकिन उसमें मुझे सफलता भी नहीं मिली। तो मेरा ध्यान इसी तरफ केंद्रित था। मुझे एक अच्छा फील्ड लगता था क्योंकि इसमें मुझे पढ़ने का शौक है। तो हम जो है ना, अगर स्टडीज अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए फील्ड ये बहुत अच्छा है कि हम अभी भी अब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है। तो मतलब जैसी मेरी इच्छा थी तो वो मेरी इच्छा पूरी हुई। इसके लिए तो मैं गॉड को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें पूरा गाइड किया और मेरा मार्गदर्शन रहा और मुझे हिम्मत मिली कि मैं इस फील्ड के लिए आगे बढ़ सकूं। जी, अनिल जी, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं स्कूल में भी और दूसरी जगहों पे भी, आपने भी बहुत सारे स्कूल्स में काम किया होगा, अभी जो स्कूल है उससे पहले, तो आप अपने आप को अलग कैसे महसूस करते हैं? मतलब हर एक टीचर एक यूनिक पर्सनालिटी होता है, उनके पढ़ाने की तरीका, इन सभी चीजों में।
तो आप अपने आप को यूनिक कैसे या अलग कैसे समझते हैं या साबित करते हैं? वैसे तो सब टीचर्स जो हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उनको उनके लाइफस्टाइल से जोड़कर उन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जो शिक्षा जो है वो व्यवहारिक रूप से वो ग्रहण कर सके। तो मेरा बुक्स पर फोकस तो रहता ही है, और साथ ही साथ उसकी व्यवहारिक पक्ष पर भी मैं ज्यादा बल देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए किसी चीज को जो समझाई जा रही है उसको धारण करना जो है वो आसान हो जाए, प्रैक्टिकली वो उन चीजों को समझ सकें और ग्रहण कर सकें। ये मेरी कोशिश रहती है पूरी। जी, मतलब प्रैक्टिकली बच्चों को विषय के संदर्भ में समझाने की कोशिश करते ताकि वो सब्जेक्ट बुद्धि में बैठ जाए। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। जैसे आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें जो हिस्ट्री है उसमें कोई नवीनता नहीं है, और कई बातें ऐसी होती है, जियोग्राफी ऐसा, उसमें भी कोई नई बात नहीं रहती है। आप अपने आप को कभी बोर नहीं फील करते कि पिछले साल भी वही पढ़ा है या इस साल भी वही पढ़ाना है, आगे साल भी वही पढ़ाना है? कैसे नवीनता वो नवीनता तो ये है कि हमारे पास कई बार आइडियाज हम चेंज होते रहते हैं, थोड़े नए आइडियाज ले आते हैं, समझाने की जो हमारा मेथड है उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं समय अनुसार, वो हो ही जाता है। और इसमें जो एक अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की चर्चा की, एक सब्जेक्ट जो अपना जिसको हम सिविक्स कहते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो यहाँ पढ़ाया जाता है, सिविक्स जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता रहता है, यानी उसके नए नए एडिशन आते हैं। तो यानी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से, या फिर जो भी नए नई योजनाएं सरकार की आती हैं, नए नए प्लान्स आते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडिशन होता है वो कोर्स में। तो वो होता है, तो ऐसे बोर होने की बात तो नहीं है, क्योंकि हम उनको जो है ना नए नए आइडियाज देते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, उससे समझाते हैं, साथ में थोड़ा ऑडियो विजुअल एड का भी यूज करते हैं, जिससे कि बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट ले सकें और हम भी उसको रुचि लेकर पढ़ा सकें। तो ये हमारी कोशिश रहती है। जी, बहुत सुंदर। तो जैसे बाकी साइंस सब्जेक्ट्स में उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, हम बाहर साइंस टूर्स होते हैं, कहीं पे म्यूजियम में लेके गए या फिर कुछ साइंस फिक्शन सिखाया, ऐसा। तो ऐसे सोशल साइंस में भी आप उनको कुछ टूर वगैरह कराने की कोशिश करते बच्चों को? हाँ जी, बीच बीच में होते हैं। काफी अभी 2-2.5 साल से तो ये सब बंद था, थोड़ा जो पेंडेमिक की वजह से, और तब तो हमारी जो है ना सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था। लेकिन यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कई बार उनको विजिट कराने के लिए ले जाया जाता है। अगर नहीं भी ले जा पाते हैं तो फिर ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह उनको दिखाते हैं, जिससे कि वो उन चीजों से जुड़ सके। जी। सो अनिल जी, हम आपकी टीचिंग प्रोफेशन के बारे में तो बहुत सारी बातें जानी है। अच्छा है कि आप कोशिश करते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली समझ सके, ताकि एग्जाम में लिखने में भी आसान हो, तो फिर वो जीवन में अप्लाई करना भी वो सीख सके। थोड़ा सा हम आपकी बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि आप अभी टीचर बने हैं, लेकिन आप बचपन में तो स्टूडेंट रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कैसे करते थे और आपने कहाँ तक पढ़ाई किया, और इस रोशनी के साथ आपने कैसे मैनेज किया, क्या चैलेंजेस होते थे पढ़ने में? दीदी, जैसा कि मेरी विजुअल प्रॉब्लम जो है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, वो सिंस बर्थ है, और बचपन में मेरा काफी इलाज कराया गया, लेकिन कोई समाधान इसका नहीं मिला। तो यहाँ दिल्ली में रहते हुए भी पेरेंट्स को किसी स्कूल के बारे में जानकारी नहीं थी कि जहाँ इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध हो सके। तो इसलिए मेरी शिक्षा जो है ना बहुत लेट शुरू हुई, 9-10 साल की उम्र में। तो एक बार मैं अपने दादाजी के साथ किसी डॉक्टर के पास गया था, क्योंकि वो मुझे ले लेके बहुत भटकते थे कि कहीं उम्मीद की किरण मिले, कि मेरी जो है आंखों की रोशनी आ जाए और मैं सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख सकूं। ये उनका बहुत प्रयास रहता था। तो वो जो डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनको बहुत प्यार से समझाया कि ये जो तकलीफ है, ये जो बीमारी है, इसका इलाज संभव नहीं है। तो उन्होंने उनको बताया कि कुछ ऐसे स्पेशल स्कूल्स हैं जिनमें आप इनका एडमिशन करा सकते हैं, और उसके बाद ये वहां पर मतलब
कुछ स्पेशल टेक्निक के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिससे ये फिर आगे चल के समाज की मुख्य धारा में आ जाते हैं ऐसे बच्चे। उन्होंने समझाया उनको। तो फिर मेरा एक स्कूल में एडमिशन कराया गया, वहां मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ने के लिए ये है कि ब्रेल लिपि है, उसका प्रयोग किया जाता है पढ़ने के लिए, जिसको टच करके छू के पढ़ा जाता है। तो वो हमें सबसे पहले सिखाया गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई जब मैंने ये एक नई तकनीक सीखी। मेरे लिए तो नई ही थी, मैं तो यही जानता था कि खाली पेन और पेंसिल से ही लिखा जाता है, यही पता था मुझे। लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज थी मेरे लिए, और मैंने बहुत मन से उससे सीखा। और उसके बाद मेरी जो है ना शिक्षा प्रारंभ हुई। तो स्कूल एजुकेशन में भी चैलेंज थे, लेकिन उस समय जो है ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प मिलती थी, यानी बुक्स वगैरह में, क्योंकि ब्रेल में इतनी बुक्स बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि पूरी क्लास के लिए एक ही बुक होती थी, जिसको बारी बारी से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जैसे कि हम आज देखते हैं कि बुक्स की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उस समय पे किताबों की बहुत कमी होती, क्योंकि ब्रेल लिखने के लिए जिस पेपर का प्रयोग किया जाता है वो पेपर थोड़ा मोटा पेपर होता है और बहुत थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो इसलिए पुस्तकों की भी बहुत समस्या होती थी। तो फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, तो फिर 10th 11th 12th के स्टैंडर्ड पर आए, तो हमारे लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटी वहां अवेलेबल थी। कैसेट्स रिकॉर्ड करके हमें दी जाती थी, जिसके द्वारा हम पढ़ते थे। तो अब वो सुन के पढ़ना था। और यहाँ जो चैलेंज जो आता था वो एग्जाम लिखने का चैलेंज आता था। स्कूल में जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं थे, तब तक तो हम पेपर पर लिखते थे ब्रेल माध्यम से। लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम प्रारंभ हो गए 10th में या 12th में, जब ऐसा हुआ टाइम आया बोर्ड एग्जाम्स का, तो बोर्ड एग्जाम्स में ये ब्रेल को कोई स्थान नहीं है। तो इसके लिए हमें एक राइटर लेना होता था, जिसके माध्यम से हमें अपना पेपर लिखवाना होता था, और वो लिखते थे। तो वो एक बड़ा चैलेंज होता था कि मान लीजिए मुझे डिक्टेट करना है, 20-25 पेज लिखवाने हैं। अब जो राइटर मुझे दिया गया उसकी स्पीड कम है, या वो सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, वो मैं नहीं जान सकता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हम जैसे लोग जो है आज तक भी फेस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर एक का अपना अपना लिखने का की स्पीड अलग है, और उसकी लेखन शैली अलग है। और क्योंकि लिखा हुआ भी जो है वो टीचर को प्रभावित करता है कि लिखा कैसा गया। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन जैसे तैसे ये स्कूल एग्जाम पूरा हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन जब लिया, तब भी बुक्स की बड़ी समस्या थी। तब भी हमें बुक्स को रिकॉर्ड करवाना पड़ता था, वॉलेंटियर्स ढूंढने पड़ते थे। तो उससे फिर बुक्स को हम रिकॉर्ड कराते थे, कैसेट पे रिकॉर्ड करा के ही पढ़ना, मतलब रिकॉर्डिंग ही एक माध्यम था कि रिकॉर्ड कराइए। और उसके बुक्स तो यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे लिए ना के बराबर उपलब्ध थे, मतलब मेरे कोर्स में तो बिल्कुल नहीं। तो रिकॉर्डिंग करवा के हम उसे पढ़ते थे। यहाँ भी राइटर का चैलेंज आता था जो लिखने के लिए। तो जिस समय हमारे एग्जाम होते हैं उस समय स्कूलों में भी एग्जाम होते हैं, तो राइटर अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम था। और उसके बाद थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती थी, क्योंकि राइटर को उसके जो है ना चार्जेस देने होते थे। तो यूनिवर्सिटी की ओर से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि राइटर को हम पे कर सकें। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उस समय होती थी। तो लेकिन जैसे भी धीरे धीरे ये सब होता गया, मुझे एक याद है, मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर का उस समय विद्यार्थी था। तो कॉलेज ने कहा कि आपके लिए राइटर हम अरेंज करेंगे, आप नहीं लाएंगे। उनको ये लगता था कि कोई ऐसा ना ले आए सीनियर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं एग्जाम देने के लिए तैयार था। तो जब वो एग्जाम मेरा प्रारंभ हुआ, तो उनके पास राइटर अवेलेबल नहीं था, नहीं करवा पाए। और मेरा लगभग पौने घंटे का समय बीत गया, 45 मिनट का। उसके बाद उन्होंने मुझे एक राइटर दिया, और राइटर के रूप में उन्होंने कॉलेज के ही एक चपरासी को बिठा दिया। तो अब वो उसका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लेना देना नहीं था भाई, मुझे कम से कम 40 पेज लिखने थे, 35 से 40 पेज, और उसको तो लिखने की आदत ही नहीं थी। तो मैंने जैसे तैसे बहुत थोड़ा करके शॉर्ट में लिखवा के अपना एग्जाम जब मेरा पूरा हुआ, तो मैंने उनसे डिमांड की, रिक्वेस्ट की कि मेरा एग्जाम लेट शुरू हुआ है, मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और मुझसे मेरा पेपर छीन लिया। तो उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत रोना भी आया था कि ऐसे चैलेंजेस हमें अपने जीवन में कई बार फेस करने होते हैं, और उस ऐसे चैलेंजेस के सामने हम बिल्कुल ही असहाय फील करते हैं अपने आप को, कोई हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता।
तो ऐसे चैलेंज भी आए जीवन में, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था, पढ़ना तो था ही। पढ़ाई के अलावा तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो वो किसी और प्रोफेशन में भी चला जाए स्कूल के बाद, लेकिन हमारे लिए तो पढ़ाई ही एकमात्र एक माध्यम था अनिल जी, जो हमें। तो यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि वो चपरासी था, उनको लिखने की आदत नहीं, 40 पेज की जगह जैसे तैसे कुछ लिख दिया और लगभग 1 घंटे का टाइम आपका मिस हो गया। फिर उस टाइम पे आप पास हो गए थे उस सब्जेक्ट में? हाँ दीदी, पासिंग मार्क्स आए थे। पासिंग मार्क्स मतलब उसमें उस सब्जेक्ट में मतलब मार्जिन पे थे मार्क्स, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे उस सब्जेक्ट में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमारे वहाँ सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, तो उस हिसाब से मतलब वो मार्क्स कम रहे फिर उसमें। तो फिर अगली एग्जाम के लिए उन्होंने अपनी गलती को समझ करके आपको बोला कि आप अपना स्क्राइब खुद लेके आइए राइटर को? नहीं, स्क्राइब तो नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने ही दिया था अगले एग्जाम के लिए, लेकिन फिर वहां पर क्या है, उनकी एक जो कॉलेज में जो लैब वगैरह होती है उसमें भी लैब असिस्टेंट थे, मतलब लैब असिस्टेंट की जॉब पे थे वो जी। जैसे कोई 12th पास होते हैं जो, ऐसे किसी को रखा होगा, तो वो मुझे उन्होंने दिया, तो फिर वो कुछ ठीक लिख रहे थे। तो ऐसा जीवन में, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हमेशा ही ऐसा हुआ, लेकिन बात ये होती है कि जब हमें अपना एग्जाम खुद लिखना होता है तो अलग बात होती है लिखना, हमारी मतलब उसके साथ एक ट्यूनिंग बन जाती है अपने कि हमें कैसे करना है एग्जाम, कि मतलब हमें अपना कितने टाइम में कितना पेपर पूरा करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कितने टाइम में करने हैं। लेकिन अगर हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तो अगर हम डिक्टेट करके अगर लिखवाते हैं तो फिर स्पीड वैसे भी कम हो जाती है। मान लीजिए वो 15-20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा हमें देने का सरकार ने प्रावधान किया है, लेकिन इतने से बात नहीं बनती है कि अगर हम कुछ खुद लिखें या फिर किसी और से लिखवाएं, तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमें उसका वेट करना होता है, जब तक वो लिखेगा तब हम अगला बोलेंगे। और अगर हम खुद लिख रहे होते हैं तो हमारा मतलब माइंड और हाथ साथ साथ चलता है, हम सोच भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये समस्या जो है ना, लोगों को आज तक भी आती है, अभी तक भी ये समस्या आती है, कोई अभी पूरी तरह से हल नहीं है। हालांकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और टेक्नोलॉजी भी कुछ एडवांस हुई है, लेकिन हमारे लिए अभी भी चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग के लिए सरकार के पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं है। सरकार उसकी ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए कोई काम नहीं करती है। और मान लीजिए एग्जाम हो रहा है, अभी भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अगर जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनको राइटर के थ्रू ही लिखना पड़ रहा है, अगर वो ब्रेल में लिखे तो उनकी कॉपियां चेक नहीं होंगी, और ऐसी व्यवस्था कोई बोर्ड करता ही नहीं है कि हमारी ब्रेल कॉपीज ले ले और उसको वो चेक करवा ले, या हमारे लिए अपना एग्जाम रिकॉर्डिंग के द्वारा क्या कहते हैं देने की व्यवस्था हमारे लिए कर दे। ऐसी भी योजना सरकार की नहीं है। या फिर हमें उसमें कुछ कोई अगर अपने हिम्मत करे भी कि उसको कंप्यूटर अवेलेबल करा दिया जाए और वो एग्जाम दे सके, ऐसा भी नहीं है। तो हालांकि इस संबंध में एक एक्ट बनाया गया है सरकार द्वारा, उसमें ये सब कहा गया, लिखा गया है कि सरकार को ये सब सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। सरकार का इस तरफ मतलब हम लोग सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं, जो मैं महसूस करता हूँ। जी, आप लोगों ने कभी प्रयास किया कि सरकार को इन चीजों का अवगत कराए? जैसे आप राइटर के लिए बोल रहे हैं कि अभी भी ये चैलेंजेस हैं, और हालांकि हम राजस्थान में देखते हैं कि वो राइटर चूज करने का या उनसे अपने से एक क्लास जो कम है वो उनके साथ राइटर बन के आ सकते हैं, ऐसे जो प्रोफेशंस हैं। तो इसमें जो बदलाव लेके आने की जरूरत है, क्योंकि धरातल पे काम आप लोग कर रहे हैं, जरूरत आप लोगों की है। तो कभी अपील करने की कोशिश की आपकी जो चैलेंजेस हैं? जी, वो समय समय पर कई बार इस संबंध में बातें रखी जाती हैं, कई बार रैली भी होती है, और वास्तव में सरकार ने जो अधिकार भी हमें दिए हैं ये मतलब इतनी आसानी से नहीं दिए। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है, इनके लिए धरना प्रदर्शन हुए हैं, स्ट्राइक्स हुई हैं, यहाँ तक कि 1980 के दशक में तो हमारे दृष्टिबाधित भाइयों पर लाठीचार्ज भी हुआ है जब वो स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे। तो उस समय मतलब बहुत ही विकट स्थिति थी। तो फिर भी जो हमारे कुछ यूनियन के लीडर्स थे उन्होंने संघर्ष किया। तो इस संबंध में भी गाइडलाइन सरकार की है, गाइडलाइन कुछ बनाई है सरकार ने, मैं ये नहीं कहूंगा,
लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करना चाहता। कोई भी जो एग्जामिनेशन बॉडीज जो है वो उसको फॉलो नहीं करती। उसको फॉलो कराने के लिए भी बहुत परेशानी होती है। बार बार उस डॉक्यूमेंट्स को उनको दो, फिर उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करो, रिटर्न में लिखो, फिर कई बार कोर्ट में चैलेंज करना पड़ता है उसको कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इतनी सारी अलग अलग एग्जामिनेशन बॉडीज हैं जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम कराती हैं, स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर, कहां कहां तक जा सकते हैं। और हमारे साथ तो जाने आने का वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लिखने पढ़ने का भी कई बार बहुत चैलेंज होता है, अपनी बात रखने का। तो मतलब ये है तो बहुत मतलब अभी भी चैलेंज है। हालांकि इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। इस नई टेक्नोलॉजी आने से थोड़ा सा काम आसान हुआ है पढ़ने लिखने का, कि वही जिन बुक्स को हमें रिकॉर्ड कराना होता था उनको स्कैन करके पढ़ लेते हैं। लेकिन एग्जाम देने का तो अभी भी चैलेंज है, एग्जाम लिखने में तो अभी भी परेशानी है लोगों। तो अब मुझे आज याद है, मैं अपनी जॉब के लिए मुझे एग्जाम के लिए मुझे जाना था। तो अब गवर्नमेंट स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा, और उस गवर्नमेंट स्कूल में जहां मेरा सेंटर पड़ा था तो वहां मुझे एक 9th का स्टूडेंट दे दिया गया मुझे पेपर लिखने के लिए। और मेरा पेपर तो थोड़ा हाई लेवल का था, जिसमें बहुत कुछ लिखना था, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी था और डिस्क्रिप्टिव भी था। तो वो बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं लिख पा रहा था, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था। वो तो कहता था बस सर हो गया, बस सर खत्म करो। इतना मतलब मुझे होता है कि निगलेक्ट किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो वो इन समस्याओं को नहीं समझ सकते कि जो हमारे ऊपर जो मुश्किल है, हमारी जो समस्याएं हैं, वो समझते ही नहीं इन बातों को। उनको तो अपना टारगेट पूरा करना है, अगर जो उनको दिया गया है कि आपको एग्जाम कराना है। जी जी। तो ऐसी चैलेंजेस में आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? जी, मैंने तो ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था जी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में। और उसके बाद बीएड किया मैंने, जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड किया मैंने। और उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री, मेरी वो भी पॉलिटिकल साइंस में है, मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री के मैं अपना थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जहां तक चैलेंज की बात है, कि उस समय क्या था कि जब हम एमए में आए तो उस समय कोर्स चेंज हुआ था यूनिवर्सिटी का, और हमारे पास उस कोर्स से रिलेटेड बुक्स नहीं थी, कोई बुक अवेलेबल ही नहीं, रिकॉर्डेड तो थी ही नहीं। सिलेबस चेंज किया गया था, कोर्स चेंज किया हुआ था, नई बुक्स आती है मार्केट में, धीरे धीरे आती हैं, कोर्स चेंज कर देती सरकार, पूरी योजनाएं नहीं बनाती कई बार यूनिवर्सिटी। तो उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आई कि हम कंटेंट कहां से लाएं पढ़ने के। तो उस समय हम क्या करते थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम क्या करते थे कि क्लासेस में जो टीचर लेक्चर देते थे उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते थे, और उस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद फिर बाद में उस लेक्चर को सुन के हम उसके ऑडियो में ही नोट्स बनाते थे दूसरे टेप रिकॉर्डर से, और हम लोग फिर उसे पढ़ते थे। अच्छा, एक समस्या ये थी कि हमारा जो स्कूल था वो हिंदी मीडियम था जब हम स्कूल में पढ़े, तो इसलिए हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हिंदी रहा। और जिस कॉलेज में एडमिशन था वहां क्लासेस तो इंग्लिश मीडियम में ही होती थी, तो हम लोगों को आदत थी हिंदी में लिखने की स्कूल लेवल से ही, और इतनी हिम्मत हमने की नहीं कि फिर अब अंग्रेजी में लिखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स वैसे ही आती थी, राइटर वाइटर नहीं मिल पाते थे। तो हम क्या करते थे कि उस इंग्लिश के नोट्स को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में रिकॉर्ड करते थे और अपनी एक बुक टाइप बनाते थे, फिर एग्जाम में उसी को पढ़ते थे और फिर उसी से लिख के आते। तो मतलब आज इतना चैलेंज नहीं है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सन 2003-4 की। तो उस समय ऐसी स्थिति थी जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी वहां उस समय अवेलेबल नहीं थी। आजकल तो यूट्यूब पे हम बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं, बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं। तो ऐसे चैलेंजेस भी हमारे जीवन में रहे हैं, खाली मेरी बात नहीं है, बहुत भाई बहनों के सबके जीवन में ऐसे चैलेंज रहा है जिनका उनको सामना करना पड़ा है। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो भारत की एडमिनिस्ट्रेशन या भारत की सरकार को हो या फिर जो जन कल्याण विभाग है, आप इस मंच से क्या अपील करना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो सबसे बड़ी अपील तो मेरी यही है कि जब हमारे लिए कोई नीतियां या कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें हमारे लोग शामिल होने चाहिए जो वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करा सकें कि वास्तव में समस्या है क्या। यहां ऐसा ही होता रहा है कि अगर मान लीजिए ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो
अब वो ब्लाइंड लोगों से संबंधित है ब्रेल, लेकिन उसका जो चेयरमैन बनाया जाएगा वो ब्लाइंड नहीं होगा, तो वो फिर हमारे लिए कैसे कुछ कर सकेगा। तो हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ी जरूरत है आज, कि हमारा पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा, तब तक हम तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी उन बातों से भली भांति अवगत नहीं हो पाएगा, उन चैलेंजेस को जान नहीं पाएगा जो हम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें रिप्रेजेंटेशन उनको देना चाहिए और समय समय पर उनको मॉनिटर भी करना चाहिए कि ये चीजें इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। कई जगह लोग सर्विस भी हमारे कर रहे हैं, वहां एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, वहां चलने फिरने की प्रॉब्लम है, हमारे अकॉर्डिंग कई जगह नहीं बनाए जाते, रैंप नहीं बनाए जाते, उतरने चढ़ने की सुविधाएं या फिर जो जहां ऐसे जरूरी कुछ सुविधाएं हैं जैसे टॉयलेट आदि है, वो हमारे अकॉर्डिंग कई जगह नहीं बनाए जाते, तो उनको बहुत परेशानी होती है। हालांकि नियमों में सब लिखा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बना दिए जाते हैं, उसके बाद उसको मॉनिटर नहीं किया जाता, तो इस वजह से समस्याएं ज्यादा। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनको मॉनिटर किया जाए, समय समय पर जो नियम बना दिए गए उनमें संशोधन की भी आवश्यकता होती है टाइम टू टाइम। कई बार क्या है कि प्रॉब्लम, जैसे हमारा भी फीडबैक लिया जाए, हमसे पूछा जाए कि आपके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं, आप इनसे संतुष्ट हैं या नहीं, क्या आप इनमें परिवर्तन चाहते हैं, इस तरीके के सर्वे होने चाहिए। वो सर्वे भी नहीं होते हैं। यहाँ तक कि मैं तो महसूस करता हूँ कई ऐसे लोग हैं, वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि जो दिव्यांगजन है वो मोस्टली जो है कुछ पुअर फैमिली से आते हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इतने नहीं होते कि वो कहीं आना जाना कर सकें, स्ट्रगल कर सकें। तो इस वजह से उनको बहुत परेशानी होती है, उसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैंने जैसा कि कहा कि हम लोग सरकार की प्राथमिकता नहीं है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब तक सरकार मतलब प्राथमिकता नहीं देगी, जिस तरीके की प्राथमिकता जो है और रिजर्व कैटेगरीज को दी गई है, जैसे SC, ST, OBC आदि को जैसे दी गई है, तो उस तरीके की कुछ प्राथमिकताएं देनी चाहिए। हालांकि रिजर्वेशन दिया है, लेकिन रिजर्वेशन मतलब बहुत कम है। अब मान लीजिए 4% रिजर्वेशन दिया, 4% मान लीजिए रिजर्वेशन दिया, तो 4% में सभी तरह के विकलांग लोग शामिल हैं, चाहे वो डफ एंड डम हो, ऑर्थोपेडिक हो, या विजुअली इम्पेयर्ड हो, या मेंटली रिटार्डेड हो, उसी में शामिल। तो वो मतलब सफिशिएंट नहीं है। सरकार को स्पेशल ड्राइव चलानी चाहिए, वैकेंसीज निकालनी चाहिए, स्पेशल ड्राइव चलानी चाहिए ताकि उनकी भर्ती हो सके। तो एक बार वैकेंसी निकलती है तो उसमें कोई हमारे 1-2 भाई बहन ही लग पाते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन ही इतना कम है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बाकी मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे प्रमोशन में देखिए, प्रमोशन में SC, ST, OBC सबके लिए रिजर्वेशन है और हमारे लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए मतलब केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, सोचना विचार करना चाहिए कि सभी तरीके की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए भी उस प्रकार का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो कई जगह पर हमें जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, तो इसलिए हमारे लिए चैलेंजेस कुछ ज्यादा आते हैं। फिजिकल चैलेंज तो वो है ही, अगर उस पर भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता सरकार का हमें, एडमिनिस्ट्रेशन का हमें, तो समस्याएं जो है ज्यादा गंभीर हो जाती। जी सही कहा आपने कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उनकी बात सुनना, उसको अटेंशन देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनिल जी, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे हमारी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और उसमें तमाम लोगों की जो भी फीडबैक्स आते हैं उनके पोर्टल पर, उन चीजों को पढ़ते हैं और उस पर कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने कभी प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की? हाँ दीदी, मैंने सोचा तो है, 1-2 बार सोचा मैंने कि मैं अपनी कुछ बातें रखूं, तो लेकिन ये बात मैंने सोची, लेकिन मैंने अभी ये किया नहीं। मैं इसकी कोशिश जरूर करूंगा कि मैं कुछ बातें रखूंगा। मतलब आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इनसे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हमारे, उनका जनता से सीधा संपर्क इस प्रकार का कभी नहीं था जिस तरीके से मोदी जी करते हैं। जी, अपने ऐप के थ्रू भी करते हैं, और मैं भी मतलब मेरे मन में है ये बात कि मैं कुछ बातें रखूंगा। हालांकि मैंने उन मुश्किल पड़ाव को जो मेरे सामने थे, मैंने उनको पार कर लिया है, लेकिन हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इन समस्याओं से अभी भी बहुत जूझ रहे हैं।
अब ये देखिए कि आजकल क्या है कि अब डिजिटल तकनीक का जमाना है और हमारी ब्रेल भी जो है ये भी डिजिटल हो गई है। अब इसके लिए डिजिटल डिवाइस की जरूरत होती है। अब डिजिटल डिवाइस की कॉस्ट है 35,000 रुपए। अब मतलब कम से कम अफोर्डेबल है जो डिवाइस, वो 35,000 का है और वो हर एक उसको बाय नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। और अगर बाय कर भी लेता है कोई तो उसके मेंटेनेंस पे भी खर्च आता है, कई बार उसकी रिपेयरिंग होती है कुछ, और उसके लिए सेंटर भी अवेलेबल नहीं है। एक ब्रेल डिवाइस मैंने परचेज किया, ऑर्बिट रीडर, उसके लिए वर्कशॉप केवल एक ही है रिपेयर करने के लिए, वो बड़ोदरा गुजरात, वहां भेजना पड़ता है उसे। और कॉस्ट इतनी है कि लोग परचेज ही नहीं कर पा रहे, और परचेज लोग कर नहीं पा रहे तो फिर वो जगह जगह मतलब उनकी जब कॉस्ट ही नहीं निकलेगी, जब वो जो सेल कर रहे हैं, तो फिर वो इसके लिए और वर्कशॉप वगैरह या इसको बड़े पैमाने पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें। तो सरकार को ऐसी चीजों को सब्सिडाइज करना चाहिए ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो सके, हम लोगों की। तो पढ़ाई लिखाई जो है ये तो अब मूल अधिकार है, इसको तो मूल अधिकार में शामिल किया जाए। तो मूल अधिकार है, तो अगर हमें सुविधाएं नहीं मिल रही तो इसका अर्थ यही है कि हमारे मूल अधिकार को छीना जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी सही है। हर एक व्यक्ति को अपनी तरीके से जीने का अधिकार तो संविधान देती है, लेकिन जब तक वो हक हमें यूज करने को नहीं मिलता है तब तक वो हक का भी हम क्या ही कर सकते हैं। अनिल जी, हमने बहुत ही गंभीर विषय बहुत लंबे समय तक बात कर लिया है। थोड़ा सा हमारी श्रोताओं का भी मनोरंजन हो जाए, आप अपनी सुरीली अंदाज में कुछ गाना सुनाएंगे? जी जरूर। मैं जो है ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5-6 साल से, तो मैं इससे रिलेटेड ही आपको एक गीत सुना देता हूँ। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का कोई अच्छा कर्म सामने आया है, कोई अच्छा कर्म सामने आया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया।
उसके आगे जमाने की दौलत है क्या, उसके आगे जमाने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की ये शान व शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शान व शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शान व शौकत है क्या। बुलबुलें कुर्बान होती है गुलशन चमन के वास्ते, क्या हो गया जो मर गए खुदा के वास्ते। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। गम की अंधेरी रात में, गम की अंधेरी रात में, दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको खुदा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। वंडरफुल, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो एक लाइव परफॉर्मेंस कर दिया। थैंक यू। बाबा के गीत मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं कभी कभी गा लेता हूँ। बहुत अच्छा। तो संगीत आपने कहाँ तक सीखा है? दीदी, संगीत जो है स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो मेरी रुचि थी संगीत में। तो अब उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही डिस्टेंस मोड से एक अपना है ये प्रयाग संगीत समिति, यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया था और एक डिप्लोमा कर लिया था मैंने इसमें। तो मुझे रुचि है संगीत में, तो शौकिया अच्छा लगता है। बाबा के अब मुझे लगता है कि मैंने बाबा के गीत गाने के लिए सीखा था, क्योंकि पहले मैं थोड़ा गजल गाता था, थोड़ा गीत भी गा लेता था, वैसे कोई फिल्मी भी, ऐसे भी नॉन फिल्मी, लेकिन अब मुझे सब गाना अच्छा नहीं लगता, बाबा के गीत अच्छे लगते हैं, वो मैं गा लेता हूँ। जी, तो आपने इसमें भी जैसे एक सब्जेक्ट थी, तो यूजुअली इस प्रकार की सब्जेक्ट जो है वो मेन स्ट्रीम पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ या उसके मार्क्स गिनती नहीं होते हैं, तो आपके उसमें भी ऐसा ही था या फिर आपको आपके उसमें ये जो संगीत के पेपर के जो मार्क्स है वो गिनती होती थी? नहीं, ये स्कूल लेवल पर जो हमारा ये जो सब्जेक्ट था इसके मार्क्स होते थे प्रॉपर। हालांकि मैंने बोर्ड एग्जाम में भी म्यूजिक को रखा, क्या कहते हैं, क्लास 10th या 12th में भी वेरी नाइस। मेरे पास म्यूजिक था।
तो मुझे शुरू से अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने इस विषय को रखा अपना। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी था मेरे लिए थोड़ा, लेकिन फिर बाद में तो फिर मैंने जब ऑनर्स किया तो फिर ग्रेजुएशन में तो फिर वो सिंगल सब्जेक्ट हो जाता है। ऑनर्स किया मैंने वहां, तो इसलिए इसमें एक डिप्लोमा कर लिया मैंने। तो मुझे वो, हाँ जी, तो वो तो मुझे थोड़ा सा काम आ जाता है गाने के लिए, थोड़ा बाबा के गीत गाने में मदद मिलती है जी। बहुत अच्छा जी। सो अनिल जी, संगीत भी है, पढ़ाई भी कराते हैं आप बच्चों की, तो और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्ट लेते थे आप? हाँ जी, स्कूल में थोड़ा बहुत खेल लेते थे। वहां पर क्रिकेट का भी अरेंजमेंट था हमारे लिए, क्रिकेट भी खेल सकते थे हम। तो उसमें एक जो बॉल होती है उसमें कुछ जैसे कुछ छर्रे टाइप डाल दिए जाते हैं जो कि साउंड क्रिएट करता है, तो उससे खेलते थे। लेकिन बस थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा रुचि तो संगीत में ही थी जी। और थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ने में थोड़ा बहुत, और बस ये गाने में, थोड़ा बजाने में, यही रुचि थी ज्यादा। तो ये अभी भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत जी। सब बचपन में शरारत करते थे? हाँ, शरारत, हाँ, थोड़ी बहुत कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शरारतें मतलब तो बच्चे करते ही हैं, जैसे कुछ अप्रैल फूल बनाना और ये सब करना थोड़ा बहुत, तो ऐसा तो थोड़ा होता ही है जी। तो बाकी तो जीवन वैसे मतलब थोड़ा सा सीधा साधा ही रहा जी, ठीक ठाक चलता रहा। सो अनिल जी, आजकल की अगर हम पढ़ाई देखते हैं, पेंडेमिक के कारण बहुत सारी बच्चों की पढ़ाई में बहुत प्रभाव डाला है। कई बार बच्चे अभी स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, कई जगह पे बच्चे बहुत डल हो चुके हैं। जिन्होंने अपने आप को मजबूत रखा है, इन 2 सालों में वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे एज ए टीचर? जी, मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम था, मुश्किल का समय था, जो हमने जैसे तैसे, हमने भी और बच्चों ने भी बिता लिया। लेकिन अब ऐसी स्थिति अब नहीं है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि फिर भविष्य में ऐसी स्थिति आए भी ना, कि जहां मतलब जिसका बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस हो, जो अभी हुआ है। तो इस बीच हमारी सरकारें भी जो है अपने लेवल पर कुछ कार्यक्रम चला रही हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक कार्यक्रम चल रहा है, मिशन बुनियाद। तो उसमें क्या हुआ है कि मिशन बुनियाद जो एक प्रोग्राम है वो इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो बच्चे लिखना पढ़ना भूल गए, जिनको आदत ही नहीं रही लिखने और पढ़ने की, तो अगली क्लास का सिलेबस शुरू करने से पहले उनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास फिर से कराया जाए। ये 3 महीने का प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी सरकारों को इस ओर सोचना चाहिए कि उनके लिए एक ब्रिज प्रोग्राम टाइप चलाना चाहिए, ताकि जिससे कि वो दोबारा से अपनी स्टडीज के साथ कनेक्ट हो जाए। और जहां सरकारें ऐसे कार्यक्रम नहीं चला रही हैं, वहां माता पिता को तो अपनी ओर से इस ओर ध्यान देना ही चाहिए, और शिक्षकों को भी देना चाहिए इस ओर ध्यान, कि आगे का सिलेबस प्रारंभ करने से पहले जो बच्चों को नुकसान हो गया है, लिखने पढ़ने की आदत उनकी छूट गई है, और आदत भी छूटी है, भूल भी गए हैं, तो मतलब उनको फिर से एक बार जो है वो सब चीजें रिवाइज कराई जाएं, ताकि उनका बेस जो है वो फिर से तैयार हो जाए। और एक ऑनलाइन स्टडीज का एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वो बच्चों की आंखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि हम उस चैलेंज को फेस करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसी बच्चे को भी अपने जीवन में आंखों से संबंधित कोई कठिनाई ना आए। तो हालांकि ऑनलाइन इतना हुआ कि मेरे खुद के बच्चों को भी चश्मा लग गया है, और स्कूल में भी मैं देख रहा हूं बहुत बच्चों को आई साइट की प्रॉब्लम हो गई है। तो अब बच्चों को, जैसा कि अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, तो माता पिता को भी ये प्रयास करना चाहिए कि अब अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो मतलब इसका एज ए टूल ही, इस टेक्नोलॉजी का एज ए टूल ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी जरूरत है, और इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक समस्याएं भी आ जाती हैं बच्चों को, और आई भी हैं, शारीरिक मानसिक। और तो इस लेवल पर बच्चे बहुत कष्ट में हैं अधिक मोबाइल का प्रयोग करने की वजह से। तो इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो बीत गया है और उसको फिर से
ध्यान ना करके, उसी का चिंतन ना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब फिर ऑफलाइन पर आना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ऑफलाइन का विकल्प कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। जो एजुकेशन फेस टू फेस होती है, जो शिष्य और गुरु आमने सामने जो शिक्षा का कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो उसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा मोह जो है ना, वो हटाना बहुत जरूरी है। ये सबसे अपील है मेरी माता पिताओं से भी और बच्चों से। जी, बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम के अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और एक शॉर्ट मैसेज की रिक्वेस्ट है। जैसे कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, तो आपकी अपनी जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ था या कौन सी परिस्थिति थी जब आपने महसूस किया कि हाँ, जीवन वाकई में मन की आंखों से देखने वाली चीज है। दृष्टि, स्थूल दृष्टि हो या ना हो, ये आंखों की रोशनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। वैसे तो हर चीज का अपना महत्व है। तो कई बार अगर हम कुछ कहें तो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हम दिल को समझाने के लिए कह रहे हैं कोई बात, लेकिन वास्तव में जो दृष्टि है वो तो ज्ञान की दृष्टि है। वो समझ जो है वास्तव में वो दृष्टि है, क्योंकि मतलब उसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी से ही हमारा आगे विकास भी हो सकता है। तो मैं सर्विस के लिए बहुत टाइम से प्रयास कर रहा था, हालांकि मेरी सर्विस बहुत लेट लगी। 31 की एज में मैं जॉब में आ पाया। उसके लिए बहुत सारे जो चैलेंज थे मेरे सामने, तो लेकिन मतलब मुझे यही एक ज्ञान था, मतलब यही एक समझ थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं। ये समझ थी मेरे अंदर कि जब हमने पढ़ा था कि थॉमस एडिसन ने भी आविष्कार जो किया बल्ब का, तो उससे पहले वो 1000 बार उनको पराजय का सामना करना पड़ा, तब कहीं जाके वो सफल। तो इसलिए मैसेज तो ये है कि हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सफलता हमसे कोसों दूर रहेगी। तो मंजिल के पास तो जाना ही पड़ता है हमेशा, मंजिल कभी नहीं आती। मंजिल की ओर कदम तो हमें बढ़ाने ही पड़ते हैं। ये अलग बात है कि हमें ईश्वर की भी मदद मिलती है, लेकिन अगर हम खुद अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो मदद हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये है कि हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना। जितने भी चैलेंज आए, जिन चैलेंजेस की आज मैंने इस कार्यक्रम में चर्चा की, उन चुनौतियों की चर्चा की, तो मैं और मुझ जैसे और भी बहुत से भाई बहन इन चुनौतियों को पार तभी कर पाए हैं जब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ये जो है मतलब जो हमारा जो समझ है, यही वास्तव में दृष्टि है। तो इसका उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रयास कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास आंखें भी हैं, कई बार तब भी प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वो हार मान लेते हैं। तो अगर हम हार नहीं मानेंगे तो ये हमारी जो आंखें भी जो हैं, आंखों का ना होना भी हमारे लिए बाधा नहीं बने। और बाकी तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि अब ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त मतलब अपनी जॉब में सेटल्ड हूं, अपना घर परिवार में मुझे कोई समस्या ऐसी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं देखते जिन्हें नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए संतुष्टि है, कोई इस प्रकार का कोई मन में ऐसी कोई बहुत ज्यादा निराशा नहीं है। इसलिए तो बाकी मेरा यही कहना है कि समझ के आगे बढ़ें और चुनौतियों का सामना करते चलें, हार कभी ना माने, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आज आप रेडियो मधुबन से और इस मन की आंखों से कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपके बहुत महत्वपूर्ण विचारों को हमारी सभी श्रोताओं के साथ और सरकार के साथ आपने शेयर किया है। आशा करते हैं कि आपकी बात जिन तक पहुंचना है उन तक पहुंचे और कुछ बदलाव आए। आप सभी का जीवन में कुछ सुखद या कुछ जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए आपकी लाइफ में, वो आप सभी को प्राप्त हो, हम ये आशा करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हम विराम लेते हैं। अभी तक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मन की आंखों से इस कार्यक्रम में अनिल कपूर जी दिल्ली से। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।